So hello and welcome everyone. विजय डायग्नोस्टिक सेंटर लिमिटेड एक नया आईपीओ आया हुआ है और आज हम इस आईपीओ की कुछ डिटेल जानकारी लेंगे। हम जानने का प्रयास करेंगे क्या ऑफर है, कौन है सेलिंग शेयर होल्डर, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या बेसिस है इस ऑफर के, और कौन सी कंपनी इसी इंडस्ट्री में काम कर रही है, उन सब में सबसे अच्छी कौन है, राइट? इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी कि नहीं, इंडस्ट्री के चैलेंजेस क्या है, इन सब के आधार पर इंडस्ट्री अगर ये अच्छी हो, मुझे कौन सी कंपनी में पैसा डालना चाहिए, अगर विजय डायग्नोस्टिक अच्छी है तो मैं उसमें कितना वेटेज रखूं। सो ओवरऑल हम आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। हम यहाँ पे कोई प्रीमियम की बात नहीं करेंगे, दिस वुड बी फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। क्या ये कंपनी में निवेश करके मैं वेल्थ एक्सपेक्ट कर सकता हूं, या यही सेक्टर में कोई और कंपनी अच्छी है? चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले विजय डायग्नोस्टिक सेंटर लिमिटेड ये कौन कंपनी है, ये क्या है? दोस्तों ये कंपनी हेल्थ केयर सर्विसेज इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती है। जैसे लिखा है, द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक चेन इन सदर्न इंडिया। तो आप में से कई लोगों ने ऑलरेडी डॉक्टर लालपत लैब में निवेश किया हुआ है। बरसों पहले उसका आईपीओ था, लास्ट ईयर कुछ मेट्रोपोलिस का आईपीओ आया। डॉक्टर लालपत नेशनल प्लेयर है, मेट्रोपोलिस ज्यादातर वेस्ट इंडिया में है। उसी प्रकार से विजय डायग्नोस्टिक साउथ इंडिया का एक बड़ा खिलाड़ी है, राइट? वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर पैथोलॉजी एंड रेडियोलॉजी टेस्टिंग सर्विसेज। 81 डायग्नोस्टिक सेंटर से इनके 13 अलग अलग शहरों में, सारे साउथ इंडिया में। दोस्तों ये इंडस्ट्री करीबन 73,000 करोड़ की एक इंडस्ट्री है। बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी भी नहीं कह सकते, पर 73,000 करोड़ की अगर इंडस्ट्री है तो इसमें जो भी कंपनियां बड़ी होगी वो इसमें अच्छा शेयर ले जा पाएंगे। अनुमान है कि ये इंडस्ट्री आने वाले 3 सालों में 1 लाख करोड़ की हो जाएगी। तो कोई डाउट नहीं है, बढ़िया ग्रोथ इस इंडस्ट्री में होना चाहिए, फोकस करना चाहिए इस इंडस्ट्री पे। किस बेस पे ये ग्रोथ करेगी? दोस्तों जिस प्रकार से हेल्थ अवेयरनेस राइज हो रही है और लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती जा रही है, इवन हम लोग ये भी कह सकते हैं दोस्तों बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज की इंक्रीजिंग डिमांड और क्वालिटी ऑफ केयर ऑफ इंडिविजुअल, इनकी इंक्रीजिंग डिमांड के कारण ये इंडस्ट्री को ग्रोथ मिलना चाहिए। अब चलो सबसे पहले देखते हैं ऑफर क्या है। दोस्तों 531 रुपीज के प्राइस पे ऑफर किया गया है। 28 का लॉट, मतलब करीबन आपका वही जो सारे आईपीओ में रहता है, राइट? 14,000 के आसपास का आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। अब ये फंड रेस करने के पीछे का हेतु क्या हो सकता है, ये कौन पैसे ले जाएंगे? तो ये पूरा दोस्तों ओएफएस है। नो फंडिंग वुड बी गोइंग टू कंपनी यानी विजय डायग्नोस्टिक के पास ये जो फंड रेज होगा उससे कोई पैसा नहीं आने वाला है। तो पैसा किधर जाएगा? दोस्तों फंड रेज करने वाले हैं सेलिंग शेयर होल्डर्स। करीबन एज यू कैन सी हियर 3.6 करोड़ शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं। तो अंदाजे से हम कह सकते हैं 1895 करोड़ का ये आईपीओ है। जो सेलिंग शेयर होल्डर है उनके पास जो स्टेक है, करीबन 35% शेयर्स डाइल्यूट होंगे इससे। एक है डॉक्टर एस सुरेंद्रनाथ रेड्डी, जो कि कंपनी के प्रमोटर है, जिन्होंने कंपनी की शुरुआत की थी बरसों पहले। दोस्तों ये भी कुछ अपने शेयर्स ऑफर करेंगे, जिससे उनको अंदाजित 271 करोड़ रुपया मिलेगा। दूसरे सेलिंग शेयर होल्डर है, प्रमोटर नहीं, यह है इन्वेस्टर सेलिंग शेयर होल्डर कराकोरम लिमिटेड। इनके पास करीबन 1566 करोड़ रुपए जाएंगे। और तीसरे है केदारा कैपिटल AIF, जिनके पास अंदाजित 59 करोड़ रुपए जाएंगे। तो ये 3 है दोस्तों सेलिंग शेयर होल्डर जो फंड रेज कर रहे हैं। सो फ्रेंड, मेरे हिसाब से आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर यहां क्लियर हो जाना चाहिए। ऑब्जेक्ट कंपनी के लिए फंड रेज करने का हरगिज नहीं है। कैरी आउट ओएफएस फॉर सेलिंग शेयर होल्डर्स वर्थ 1900 करोड़।
तो दोस्तों सेलिंग शेयर होल्डर्स जो है, अगर उनका हम टोटल स्टेक कंपनी में देखें तो वैसे देखा जाए तो प्रमोटर के पास करीबन एज यू कैन सी 60% स्टेक प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप का है और बाकी 40% स्टेक इन्वेस्टर्स का है। यहां पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स उनके प्री आईपीओ दिए गए हैं और उनका शेयर होल्डिंग जो आप देख सकते हो यहाँ पे कराकोरम लिमिटेड 39% स्टेक इन्वेस्टर है। डॉक्टर एस सुरेंद्रनाथ उनका 38% स्टेक है और दूसरे जो केदार है, राइट, केदारा कैपिटल एआईएफ, उनका स्टेक 1.44% प्री आईपीओ है। ये कितना डाइल्यूट करेंगे दोस्तों अंदाजित, जैसे डॉक्टर एस सुरेंद्रनाथ के पास मेजर स्टेक है पर वो खाली 13% डाइल्यूट करेंगे, अपने शेयर्स को देंगे। कराकोरम जो कि इन्वेस्टर शेयर होल्डर है, एक बड़ा शेयर होल्डर है, 75% शेयर्स दे देंगे। और केदारा जिनके पास वैसे भी 1.4 ही है पर उसमें से भी 75% ऑफर करेंगे। अब ये भी देखने जैसी चीज है कि जो सेलिंग शेयर होल्डर है उसमें जो इन्वेस्टर है उन्होंने अंदाजित 100 रुपए के भाव से ये शेयर लिए थे, पर अभी नहीं लिए थे, बरसों पहले लिए थे। अब बरसों पहले उन लोगों ने पैसा लगाया 100 रुपए पे, आज कंपनी भी बड़ी बनती गई तो आज देखो 500 रुपए पे ऑफर किया जा रहा है, करीबन 5-1 गुना उन लोगों का भी रुपया हुआ है, राइट। अब दोस्तों पैसा भरने से पहले फाइनेंशियल डेटा देखना बनता है। सो लेट अस चेक द फाइनेंशियल डेटा। ईगल्स आई व्यू, ओवरऑल हम अभी बैलेंस शीट चेक नहीं कर रहे। ईगल्स आई व्यू अगर हम देखें तो पेड अप कैपिटल जो कि यहाँ बताया गया है कंपनी का 10 करोड़ का है, राइट। पिछले साल जब ईयर क्लोज हुआ तब करीबन 5 करोड़ था, पर अभी 10 करोड़ पेड अप कैपिटल इंक्रीज किया गया है। नेटवर्थ दोस्तों, नेटवर्थ यानी इक्विटी और अब तक की रिटेन्ड अर्निंग अदर इक्विटी जो इकट्ठा की होगी, टोटल इक्विटी यानी नेटवर्थ करीबन 400 करोड़ का है, 393 करोड़ टू गो एग्जैक्टली। तो टोटल जो नेटवर्थ कंपनी का है अगर सारे शेयर होल्डर में बांट दो तो एनएवी नेट एसेट वैल्यू बनती है 38.5 रुपीज। तो मेरे पास अगर एक शेयर है तो मैं ये कह सकता हूं 38 करीबन 39 रुपीज की वैल्यू मेरी इस कंपनी में हुई, राइट। बोरोइंग 1.2 करोड़ का है, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों दिस इज अ लो डेप्ट कंपनी, बड़ी डेप्ट कंपनी की नहीं है यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे सोलवेंसी का कोई इशू लग नहीं रहा है दोस्तों, राइट। ये ईगल्स आई व्यू देखते हुए सो उसी प्रकार से दोस्तों हम इनकम स्टेटमेंट पे भी ईगल्स आई व्यू रखे तो धंधा इनका करीबन 390 करोड़ का है, 390 करोड़, राइट। ये जो धंधा है ये 13% से ग्रोथ भी कर रहा है। कैसे कह सकते हैं, 2019 का डेटा देखो 300 करोड़, 300 से 350, 350 से 390, ये साल भी ग्रोथ अच्छा है, हम बढ़िया ग्रोथ देखेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी देखे तो कंपनी ने कंसिस्टेंट प्रॉफिट किया है, ऐसा नहीं है आईपीओ ला रहे इसी साल प्रॉफिट, नो। आप 2019 के डेटा देखो 46 करोड़ प्रॉफिट, 62 करोड़ इन 2020 और पिछले साल 85 करोड़। सो वी कैन से कंपनी इज कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, राइट। इसके बेस पे कंपनी का एवरेज मार्जिन बनता है 18% का। सो यस, कंपनी इज हैविंग गुड प्रॉफिट मार्जिन। मैं अगर आईपीओ भरता हूं मेरे हिस्से क्या आता है, ईपीएस कितना है दोस्तों, 8.26 रुपीज का, यानी मैं अगर 500 रुपया दे रहा हूं आईपीओ के लिए तो मुझे मिलता है 8 रुपया, राइट। इसे मैं ये कह सकता हूं कि करीबन 64 के प्राइस टू अर्निंग पे मैं ये शेयर ले रहा हूं। तो भाव थोड़ा ज्यादा है, पर ज्यादा क्यों है, हमने कंसिस्टेंसी भी देखी, हमने ग्रोथ भी देखा, तो कंपनी इज गुड, पी हाई रहेगा, नो डाउट अबाउट इट। सो यहां पे अगर हमने पहले बैलेंस शीट देखा, इनकम स्टेटमेंट, दोनों का ईगल्स आई व्यू, कोई जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। एक चीज है, इनकम इन लोगों की 390 करोड़ है, तो नेगेटिव चीज क्या है कि ये बड़े खिलाड़ी शायद नहीं होंगे, राइट। यही क्षेत्र में हमें डॉक्टर लालपत और मेट्रो का पता है जो इनसे बड़े खिलाड़ी है, तो बड़ा मार्केट शेयर किसी और का है, बट दिस कंपनी इज ऑल्सो गुड फंडामेंटली, राइट। सो दिस इज इन डिटेल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी क्लियर हो गया है, हमारा 10 करोड़ का है और
टोटल इक्विटी करीबन 392 करोड़, दिस पार्ट इज क्लियर। लायबिलिटीज हमने चेक नहीं की थी, तो लायबिलिटीज में एक हम बोरोइंग यहाँ पे देख रहे हैं, एज यू कैन सी इस साल डैश है। आई हैव नो आइडिया कि क्या नील हो गया है क्या करंट ईयर, राइट। पिछले साल का डेटा देख के हम कह सकते हैं 20 करोड़ का बोरोइंग है। अब 20 करोड़ भी हुआ तो बहुत ज्यादा नहीं है, राइट। अंदाजे से 20 करोड़ का बोरोइंग जो पूरा हो सकता है आने वाले टाइम में। दूसरा, लीज लायबिलिटी बढ़ी है। करंट लीज लायबिलिटी देखो 147 करोड़, तो 147 करोड़ छोटी नहीं है, छोटी नहीं है, मतलब 350 करोड़ का टर्नओवर, 147 करोड़ का लीज लायबिलिटी। सो लीज लायबिलिटी इज बिग, राइट। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो डेप नहीं है कि ये लोग डेप ले लेके हर जगह पे एक्सपांड कर रहे हैं। ये लोग जहां पे भी लेबोरेटरीज ओपन करते होंगे वो लीज पे करते होंगे, जिससे लीज लायबिलिटी बन रही है। पर देखो जो कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे लालपत लाभ जैसी कंपनी है जहां लीज लायबिलिटी भी इतनी बड़ी नहीं है, तो वहां पे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दिस इज नॉट बैड, बट सम कंपनीज आर देयर विच आर एक्सट्रीमली गुड, राइट। तो ये चीज भी मेरे को यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए। टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी, टोटल इक्विटी 393 करोड़ की हुई, लायबिलिटी 200 करोड़ की, बराबर है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी पे लायबिलिटी या डेब्ट्स या लीज लायबिलिटी का बर्डन बहुत ज्यादा है। एवरेज हम इसे कह सकते हैं, नॉट बैड एट ऑल, राइट। वैसे ही दोस्तों अगर हम इनकम स्टेटमेंट इनका चेक करें, आप देख सकते हो इनकम इज कंसिस्टेंटली ग्रोइंग, सो दैट्स अ गुड थिंग। अभी ये लोग करीबन 377 करोड़, करीबन 400 करोड़ का धंधा कर रहे हैं, 13% से बढ़ रहा है। वी विल एक्सपेक्ट आवर सेल्स आर गोइंग टू ग्रो। फाइनेंस कॉस्ट 15 करोड़ की लग रही है। देखो कॉस्ट तो अलग अलग बहुत होगी, पर फाइनेंस कॉस्ट में क्या आती है? लीज, डेब्ट, दोनों का खर्चा। इफेक्ट इसकी दोस्तों प्रॉफिट आप देखो 85 करोड़। तो ऐसा नहीं है कि वो फाइनेंस कॉस्ट से बहुत बड़ी इफेक्ट आ रही है। दे आर मेकिंग गुड प्रॉफिट्स एंड दिस आर कंसिस्टेंट। 18% प्रॉफिट मतलब अच्छे प्रॉफिट हुए, राइट। तो मैं उम्मीद ये भी रखूंगा, अगर मैं इन्वेस्ट करता है इस कंपनी में, आने वाले टाइम में देखो धंधा बढ़ेगा, बैलेंस शीट में कोई बड़े प्रॉब्लम नहीं है, राइट। धंधा बढ़ेगा, प्रॉफिट भी करेगी और कंसिस्टेंट प्रॉफिट करेगी कंपनी, तो आप ये कंपनी में पैसा तो बना सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। तो दोस्तों हमें घबराना वहां चाहिए जहां धंधे के कोई ठिकाने नहीं होते, बैलेंस शीट बिगड़ी हुई होती है, तो डेप वेप ज्यादा होती है, प्रॉफिट कर नहीं गए होते, कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं होता है, तो थोड़ा डर लगता है। यहाँ पे वो सब चिंता नहीं है, राइट। अब देखते हैं दोस्तों बेसिस फॉर ऑफर प्राइस, क्या बेसिस पे हमें 500 रुपए का भाव ऑफर किया गया है। तो एक होता है क्वालिटी एनालिसिस, क्वालिटी फैक्टर। सबसे पहले हम क्वालिटी फैक्टर देखते हैं। हमने पहले ही देखा दोस्तों कि लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डायग्नोस्टिक चेन विद डोमिनेंट पोजीशन इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में एक अच्छी पोजीशन है इन लोगों की। पूरे इंडिया के लिए ये छोटे खिलाड़ी होंगे, बट दे आर गुड इन साउथ इंडिया, right? Second, integrated diagnostic provider that offer one-stop solution at affordable price with focus on superior quality standard. रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी दोनों ही चीजें अवेलेबल है, गुड। उम्मीद करेंगे कंपनी का ग्रोथ होता जाए, राइट। आज से 10 साल बाद मैं देखूंगा ये कंपनी ऑब्वियसली आज जो है उससे तो बड़ी होगी। आईपीओ आ जा रहा है, पर कंपनी तो बरसों से ग्रोथ वैसे भी कर रही है विदाउट आईपीओ। सो बिजनेस देखे तो ग्रोथ होना चाहिए इनका। अब दोस्तों हम चेक करते क्वांटिटेटिव फैक्टर, आंकड़े क्या है, डेटा। सो सबसे पहला क्वांटिटेटिव फैक्टर में आता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। मेरे को क्या मिल रहा है, मैंने 500 रुपए का ये शेयर ले रहा हूं, मेरे को मिल रहा है 8 रुपया 26 पैसा, मतलब मैं प्रॉफिट तो कर रहा हूं, राइट। प्लस माइनस भाव जाने दो, आपका शेयर गिरेगा चलेगा, पर 8 रुपया मिला, अगले साल और 8-10 रुपया उम्मीद करेंगे। तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आज मेरे को 8 रुपया मिल रहा है, आने वाले समय में ये ग्रोथ होता जाएगा, मुझे 10-15 रुपया 20 साल का मिलता जाएगा, राइट। सो यस, कंपनी इज गुड प्रॉफिट मेकिंग, राइट। यील्ड 2% की हुई, यानी थोड़ा महंगा है, बट इट्स ऑल राइट। अर्निंग बढ़ेगी, सस्ता हो जाएगा, या कभी भाव गिरेगा, सस्ता होगा, राइट। इंडस्ट्री का पी 91 है और ये यहाँ पे मेरे को 64 पे मिल रहा है, मैं ऐसे नहीं देखूंगा, लेकिन बराबर है। ओवरऑल ये इंडस्ट्री ग्रोइंग है तो महंगी तो मिलनी है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, जितना इक्विटी कंपनी के पास पड़ा हुआ है उसके ऊपर मेरे को 24% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, जो कि बहुत अच्छा है, राइट। मैं ये उम्मीद रख सकता हूं कि मैं निवेश करूंगा,
राइट, इक्विटी कंपनी का होगा। वो जो पैसा कंपनी के पास है उसमें कंपनी ऑलरेडी अच्छा प्रोड्यूस कर रही है, तो मैं भी उम्मीद रख सकता हूं आने वाले समय में पैसा तो बढ़ना चाहिए इधर। थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट इज एनएवी। कितना है मेरा हिस्सा? 39 रुपीज का मेरा वैल्यूएशन है। देखो दो चीज होती है, एक बुक वैल्यू यानी एनएवी 39 रुपीज के मेरे वैल्यूएशन है, और सालाना इनकम। तो सालाना इनकम 9 रुपए की, ये दोनों के बेस पे भाव बनते हैं, राइट। इसके बुक वैल्यू के बेस पे हम देखें तो करीबन 14 गुने भाव पे ये कंपनी हमें मिल रही है, ज्यादा है थोड़ी, राइट, बट अगेन ग्रोइंग है, अच्छी है। पियर ग्रुप, यही धंधा सेम धंधा करने वाली दूसरी कंपनियां कौन है, वो कैसी है, चलो दोस्तों वो चेक करें। तो पियर ग्रुप में इनके कौन आता है? डॉक्टर लालपत लैब, जो कि दोस्तों सबसे बड़ा खिलाड़ी है, हाउ वी कैन से। अब सेल्स देख सकते हो, करीबन 16 करोड़ का धंधा। मेट्रो 1000 करोड़, विजय 400 करोड़। तो आपका डॉक्टर लालपत सबसे बड़ा है, और वो विजय से करीबन हम ये कह सकते हैं ना 4 गुनी बड़ी कंपनी है। तो बड़ा मार्केट शेयर किसका होगा? विजय का कि डॉक्टर लालपत का? ऑब्वियसली डॉक्टर लालपत अपने शेयर को बढ़ा रही है। प्रॉफिट तीनों कंपनियां कर रही है, गुड। नेटवर्थ अच्छा है तीनों का, एनएवी तीनों कंपनी की बढ़िया है, प्रॉफिट मार्जिन तीनों के अच्छे है। तो देखो क्वालिटी में कोई ऐसा नहीं है कि नहीं ये बढ़िया है वो बढ़िया है, नो, मेजोरिटी तीनों कंपनियों के मार्जिन अच्छे ही है। अराउंड 20% आर गुड मार्जिन, रिटर्न ऑन नेटवर्क तीनों के बढ़िया है। तो इससे ये चीज सीखने को मिल रही है, ये सेक्टर की कंपनियों के नेटवर्क पे रिटर्न बढ़िया है। डेप्ट पेइंग कैपेसिटी, अब डेप्ट वैसे भी विजय पे कम है, पर डॉक्टर लालपत पे तो बिल्कुल नहीं, राइट। तो मेट्रोपोलिस और डॉक्टर लालपत ये दोनों ही कंपनी का डेप्ट पेइंग कैपेसिटी तगड़ा है, बढ़िया है। विजय में वो थोड़ा प्रॉब्लम है, राइट। थोड़ा, हम ये नहीं कह सकते इट्स हाई रिस्क। डेप्ट एंड लीज टू इक्विटी, डॉक्टर लालपत इज अ डेप्ट फ्री कंपनी। मेट्रोपोलिस 11% डेप्ट एंड लीज का मिला के होता है, जो रिस्क बिल्कुल नहीं है, राइट, इट्स ऑल राइट, 11% चलता है। विजय के केस में लिस्ट थोड़ी ज्यादा है, 36% डेप्ट एंड लिस्ट टू इक्विटी का आपका फिगर हुआ, पर फिर भी इट इज नॉट रिस्की, हम ये कह सकते हैं इट्स एवरेज। तो हम यहां पे ये चीज तो क्लियर होती है कि सबसे बढ़िया डॉक्टर लालपत ही है। जब उसका आईपीओ आया था इसी प्रकार से वी हैव एनालाइज्ड, और उस समय हमारे पास वैसे तो और कोई चॉइस भी नहीं थी, वी इन्वेस्टेड इन डॉक्टर लालपत लैब मेनी इयर्स बैक। और डॉक्टर लालपत ने बढ़िया वेल क्रिएट करके दिया, कंसिस्टेंट पैसा दिया, ग्रो भी कर रही है, राइट। यहां पे मेट्रो देखे पिछले साल आई, गुड ग्रोइंग। विजय अभी आई, इट शुड बी ग्रोइंग, राइट। तो तीनों कंपनियां अच्छी है, पर मेरी प्रायोरिटी पहले डॉक्टर लालपत पे रहेगी। देखो मैंने इन्वेस्ट किया हुआ इसलिए नहीं कह रहा, ओवरऑल पैरामीटर के हिसाब से दैट इज अ गुड वन, राइट। पर कोई भी कंपनी में पैसा रखेंगे, पैसा बढ़ना है, बराबर है। सो सेल्स वाइज डॉक्टर लालपत, क्वालिटी वाइज ऑल आर गुड। आईसीआर डेप्ट हमने चेक कर लिया, नेशनल प्लेयर है डॉक्टर लालपत, रीजनल प्लेयर है मेट्रोपोलिस यानी वेस्ट इंडिया की तरफ, और विजय रीजनल प्लेयर साउथ इंडिया की तरफ, राइट। रीजनल प्लेयर्स में थोड़ा रिस्क रहता है, अगर वो रीजन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए हम प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, इसलिए पहली चॉइस हमेशा नेशनल प्लेयर की यहां पे नहीं कोई भी सेक्टर में करनी चाहिए। तो चलो दोस्तों देखने को बनता है कि ये इंडस्ट्री बढ़ेगी कि नहीं। इंडस्ट्री देखने के लिए मेरे को इंडिया का जीडीपी देखना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो 2012 में 87 ट्रिलियन टू 150 ट्रिलियन, राइट। अंदाजे से 6.6% कगार से लास्ट 8 ईयर में इंडियन इकोनॉमी बढ़ा है। लास्ट ईयर पेंडेमिक की वजह से डिग्रोथ था, बट इट इज एक्सपेक्टेड आने वाले समय में बढ़िया रहेगा, राइट। तो इंडियन इकोनॉमी इज ऑलरेडी ग्रोइंग बेटर देन होल वर्ल्ड। यही अगर समय में हम वर्ल्ड देखें तो वर्ल्ड 3% से ग्रोथ हुआ है, सो इंडिया ग्रोइंग बेटर देन वर्ल्ड। दोस्तों फ्यूचर जीडीपी का एस्टिमेट भी यही है कि इंडिया वुड बी आउट परफॉर्मिंग वर्ल्ड, एज यू कैन सी हियर। इवन इन रिकवरी ये साल हम उम्मीद कर रहे हैं करीबन 9.5-10% का जीडीपी ग्रोथ तो आना चाहिए। दुनिया में रिकवरी खाली 6% की आने वाली है,
So it is expected India would be not only outperforming this year, but even next year. When world would be growing by 4.4, your India would be growing with 7.8, and in coming old time, India is going to outperform whole world. तो बनता है इंडिया में जीडीपी बढ़ना है, इंडिया में अलग अलग इंडस्ट्री का ग्रोथ अच्छा होना है। दोस्तों उसी प्रकार से इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है, इंडिया पर कैपिटा इनकम, ये पर कैपिटा इनकम एक स्टैंडर्ड होता है, राइट। देखो जीडीपी और पर कैपिटा दोनों में बेस ईयर 2012 लिया हुआ है, राइट। अब इन दोनों के हिसाब से इंडिया पर कैपिटा इनकम जो स्टैंडर्ड रिफ्लेक्ट करती है वो 63,000 2012 से करीबन लाख रुपया 2020 पे हुई। तो आपका जीडीपी पर कैपिटा भी 5% के कगार से बढ़ता जा रहा है, राइट, ड्यूरिंग दिस लास्ट 8 इयर्स। पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है, राइट, पॉपुलेशन का ग्रोथ भी मॉडरेट है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है, इसी वजह से अच्छा ग्रोथ आपके जीडीपी पर कैपिटा को भी मिल रहा है। क्योंकि देखो आपने देखा 6.5% से जीडीपी बढ़ना, पर वो सब में बटेगी। अब 1% से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जीडीपी पर कैपिटा आ गया ना 5%, राइट। तो जितना तेजी से जीडीपी बढ़ता है उतना आपका जीडीपी पर कैपिटा भी बढ़ता है, और ये बढ़ना मतलब इंडिविजुअल लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी राइज हो रही है। तो इंडिया वर्ल्ड में अव्वल है, ग्रोथ हमारा सबसे तेजी से इन द टर्म्स ऑफ जीडीपी पर कैपिटा बढ़ रहा है। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी कंजप्शन कैपेसिटी, स्पेंडिंग पावर भी बढ़ता जा रहा है। दोस्तों स्पेंडिंग पावर बढ़ता जाए तो ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री से क्या रिफ्लेक्ट करेगा। हम जैसे अभी का डेटा देखें तो इंडिया का जो करंट हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है वो डेवलपिंग कंट्री से भी काफी कम है। जैसे इंडिया आप देख रहे हो 3.5% ऑफ जीडीपी हेल्थ केयर पे खर्च हो रहा है। सो दैट्स एब्सोल्युटली, दूसरों से कंपेयर करें ये बहुत ही कम है। इंडिया का जो करंट हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर था वो 4.9 ट्रिलियन था 140 ट्रिलियन की इकोनॉमी में, तो कितना हुआ 3.5%। तो इसे अगर और कोई पर्सपेक्टिव से भी हम देखें तो हम खाली डेवलप्ड कंट्री को अंडर परफॉर्म नहीं कर रहे, हम डेवलपिंग कंट्री को भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे ब्राजील, मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड या वियतनाम से भी हमारा अंडर परफॉर्मेंस हुआ, राइट, ऑन हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, राइट। अब आप कहोगे फिर क्यों इतना कम हो रहा है। अब 2010 में ये 3.3 हो रहा था, उससे अभी 3.5% हो रहा है, तो इनफैक्ट बढ़ता तो जा ही रहा है, बट स्टिल ये बहुत कम है, राइट। अब दोस्तों इसके साथ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी इंडिया में हाई है दूसरी कंट्रियों के मुकाबले। दोस्तों प्राइवेट हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर में क्या इंक्लूड होता है, उसमें इंक्लूड होता है वॉल्यूंटरी हेल्थ इंश्योरेंस, अदर प्राइवेट हेल्थ एक्सपेंडिचर एंड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। दोस्तों जैसा हम देख पा रहे हैं कि इंडिया में करीबन 63%, कितना 63% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो दूसरी कंट्रियों के मुकाबले काफी ज्यादा है, राइट। तो बेटर प्लानिंग क्या हो कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस इतनी ज्यादा ना हो, इसके लिए कुछ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट प्रायोरिटी की भी जरूर ये सेक्टर में पड़ेगी, बराबर है। अब टोटल हेल्थ केयर इंडस्ट्री देखनी चाहिए कि टोटल हेल्थ केयर इंडस्ट्री इंडिया में कैसी है। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री यानी भारत में 4 पार्ट में हम इसको बांट सकते हैं। पार्ट नंबर 1 इज हेल्थ केयर डिलीवरी मार्केट यानी हॉस्पिटल्स। तो हॉस्पिटल्स देखें वैल्यूएशंस करीबन 4.4 लाख करोड़ का होता है, यानी जो टोटल हेल्थ केयर में धंधा होता है उसमें 4.4 लाख करोड़ हॉस्पिटल्स करती है, सबसे बड़ा मार्केट हॉस्पिटल का। ये उम्मीद है कि ये जो ग्रोथ है वो 17 to 18% कगार से बढ़ेगा, तो हॉस्पिटल्स में सबसे ज्यादा स्पेंडिंग होगा। दूसरा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, 1.4 लाख करोड़ का ये मार्केट है इन लोगों का।
उम्मीद है 11 to 12% के कगार से फार्मा का मार्केट भी बढ़ेगा। तीसरा, डायग्नोस्टिक मार्केट जो करीबन 70,000 करोड़ का है, उम्मीद है ये 14-16% के ग्रोथ से बढ़ेगा। और हेल्थ केयर इंश्योरेंस इंडस्ट्री करीबन 60,000 करोड़ का मार्केट है। आपकी जनरल इंश्योरेंस में हेल्थ केयर इंश्योरेंस देने वाली कंपनियां, इनका ग्रोथ 18-19% से बढ़े ऐसा लगता है। तो देखो मुझे कहां निवेश करना चाहिए। अब ऐसा बढ़िया ग्रोथ अगर हेल्थ केयर में दिखता है तो करीबन 10% पैसा बनता है। मुझे मेरे पोर्टफोलियो का 10% रुपया निवेश करना चाहिए। मैं कुछ रुपया हॉस्पिटल पे डाल सकता हूं। ग्रोथ क्वालिटी इन सबको ध्यान में रख के मेरे को पैसा निवेश करना चाहिए। अभी मैं जस्ट यूं एक एजम्पशन कर रहा हूं कि मुझे मेरे पोर्टफोलियो का 10% इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ फार्मा में कौन सी कंपनी है वो आज डिस्कस अभी नहीं करेंगे। हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटल में कौन सी कंपनी है, डायग्नोस्टिक में जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं उसमें कौन सी कंपनी है, वहां पे भी कुछ पैसा डालना चाहिए। और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में भी पैसा डालना चाहिए। दिस ऑल कंपनीज आर गोइंग टू ग्रो। सबसे बढ़िया ग्रोथ किधर है, हेल्थ केयर इंश्योरेंस इंडस्ट्री, हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री, राइट। चलो तो देखते हैं और आगे। तो आज का अपना टॉपिक डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री का है, तो ये देखना जरूरी है इंडस्ट्री बढ़ेगी कि नहीं। दोस्तों पिछले यहां पे 17, 18, 19 आप देख सकते हो 13 to 14% के कगार से ग्रोथ है। और आने वाले समय में भी 12 से 13% में ग्रोथ रहने वाला है। तो ग्रोथ तो हमें आने वाले 2-3 साल का भी बढ़िया दिख रहा है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी बढ़िया ग्रोथ मिलेगा। सो वी शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन एनी कंपनी फ्रॉम दिस डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री। क्योंकि अगर धंधा बढ़ता है तो जो क्वालिटी कंपनियां होगी वो धंधे को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाएगी, राइट। कुछ अच्छी कंपनियां होगी वो और ज्यादा तेजी से धंधे को बढ़ा पाएगी। इंडस्ट्री 12% से बढ़े वो 15% से बढ़ेंगे। डेप कम होगी, मार्जिन अच्छे होंगे, प्रॉफिट उनके 15-20% से बढ़ सकते हैं। तो वेल्थ यहां पे बन सकती है। तो डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री अगर बढ़ेगी तो उसका स्ट्रक्चर भी हम जान लेते हैं। डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हॉस्पिटल बेस्ड। दोस्तों ज्यादातर हॉस्पिटल की जो चेन्स होती है जैसे अपोलो हॉस्पिटल हुआ, HCG, मैक्स, फोर्टिस, उनके अपने खुद के डायग्नोस्टिक आर्म होते हैं। तो वहीं पे ज्यादातर रिपोर्ट्स हो जाते हैं तो बिजनेस सीधा उनकी कंपनी में डाइवर्ट हो जाएगा। वो केस में आप उम्मीद करो आपकी कंपनियों के पास जो चेन्स है वहां धंधे आए तो नहीं आएंगे। दूसरा स्ट्रक्चर है डायग्नोस्टिक चेन्स वाली कंपनियां, राइट। तो डायग्नोस्टिक चेन्स पूरे भारत में बढ़ती जा रही है, जैसे थायरोकेयर हुआ, डॉक्टर लालपत लैब हुआ, SRL, मेट्रोपोलिस, अपोलो डायग्नोस्टिक वगैरह वगैरह। दीज ऑल आर चेन्स एंड दे आर ग्रोइंग अराउंड द कंट्री और कई रीजनल प्लेयर है। तो ये हुए आपके डायग्नोस्टिक चेन वाली कंपनियां। और एक हुए स्टैंड अलोन डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों ये आपके लोकल प्लेयर हुए आपके एरिया में, जो एक सेंटर ओपन हुआ है, वहां पे ज्यादातर बिजनेस आज हो रहा है। करीबन दोस्तों 45 to 50% टर्नओवर आज ये लोकल सेंटर पे हो रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों डायग्नोस्टिक चेन्स जो है इनका बिजनेस आने वाले समय में उम्मीद कर सकते हैं अच्छा बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो अभी लिमिटेड एरिया में है और कई एरिया में फैलते जा रहे हैं। तो एक तो हुआ हॉस्पिटल के अंदर ही डायग्नोस्टिक हो जाएगा, वो टर्नओवर इनके पास आना नहीं है। हॉस्पिटल बेस 42% मार्केट है, आउट ऑफ हॉस्पिटल 57% मार्केट है। ये जो आउट ऑफ हॉस्पिटल का डायग्नोस्टिक का जो मार्केट है ये भी 12-30% से ग्रोथ करना है। सो यस, हम यहाँ पे फोकस जरूर कर सकते हैं। एज यू कैन सी पिछले सालों में भी 12% से आउट ऑफ हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक का ग्रोथ हुआ है और आने वाले समय में भी 12-13% से ग्रोथ हो सकता है। तो हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेड। देखो इसे ऐसे देखने का कि इंडिया का GDP 7%, 6% से बढ़ रहा था, इनका धंधा 12% से बढ़ा। तो दे आर आउट परफॉर्मिंग इंडिया। आने वाले समय में भी दे आर आउट गोइंग टू आउट परफॉर्म इंडिया। वी नीड टू इन्वेस्ट इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। इसे कहते हैं डिमांडिंग इंडस्ट्री।
तो डिमांडिंग इंडस्ट्रीज प्रॉपर इंडस्ट्री हुई जो कंजप्शंस डिराइव करती है, इन्हें कोई पैकेज बैकेज की जरूर नहीं होती है, यहाँ कंजप्शन आता ही है। तो ये देखना चाहिए कहां से ज्यादा धंधा आता है, ज्यादातर धंधा आता है आउट ऑफ हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक की कंपनियों को। सो हियर इज अर्बन एरिया जो है वो 74% बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रूरल में 26%। तो ज्यादा सक्सेस चेन्स किधर होती है, वो लोग अर्बन एरिया में ही ज्यादा पेनेट्रेट करते हैं। तो अर्बन में भी किधर करेंगे तो ज्यादा धंधा मिलेगा। इनके ग्रोथ ड्राइवर क्या रहेंगे दोस्तों? एज यू कैन सी व्हाट आर द ग्रोथ ड्राइवर्स? चेंजिंग डेमोग्राफी। जैसे धीमे धीमे अभी इंडिया यंग इंडिया है, इंडिया यंग इंडिया, थिंकिंग अलग हो रही है। ये लोग सोच रहे हैं कि भी मेरे को पता होना चाहिए कि भी मेरी हेल्थ कैसी है। काफी यहां पे हम देखेंगे कि लोग अपनी रिपोर्ट्स निकलवाएंगे। राइजिंग इनकम लेवल, इनकम ही नहीं होगी क्या रिपोर्ट निकलवाएंगे? इनकम लेवल राइज होने से स्पेंडिंग इधर बढ़ती है। इंक्रीजिंग हेल्थ अवेयरनेस, अब आने वाला जो समय है ये हेल्थ अवेयरनेस बढ़ इंक्रीज हो ऐसा है। कंडक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज, डेफिनेटली हमने कई पॉलिसीज देखी पिछले समय में जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की जिससे हेल्थ केयर इंप्रूव हो। चेंजिंग डिसीज प्रोफाइल्स, नई नई डिजीज का आना, हेल्थ इंश्योरेंस के कवरेज का बढ़ना, ये सारी चीजें आपके सेक्टर के लिए अच्छी है। तो भारत में कौन सी चीज सक्सेस होगी वो उस पर भी डिपेंड है कि भाई वो जहां पे ऑपरेट कर रहे हैं वो स्टेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो ये है इंडिया का जीडीपी डेटा। स्टेट्स कौन से है जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं? एज यू कैन सी कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र इज लाइक इंडिया। तो महाराष्ट्र के आगे के जो स्टेट हुए जो हमने पहले पढ़े, दीज आर आउट परफॉर्मिंग इंडिया। अगर हम लोअर लेवल से चालू करें जिनका ग्रोथ कम है तो आएगा झारखंड, चंडीगढ़, पंजाब, केरला, राजस्थान, दीज आर अंडर परफॉर्मिंग इंडिया। तो अब बिजनेसमैन के हिसाब से सोचे तो कंपनियां किधर फोकस करेगी, वहां पे ही वो लोग अपनी चेन्स को डेवलप करेगी जहां पे ग्रोथ है, क्योंकि ग्रोथ है तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो लोग स्पेंड करेंगे, राइट। सो यहाँ पे ये डेटा हमने इसलिए दिया क्योंकि विजय जिनकी हम बात कर रहे हैं वो तेलंगाना और एपी में है, और दोनों ही जो स्टेट है वो आउट परफॉर्मिंग स्टेट्स है, राइट। तो यहाँ पे अगर साउथ इंडिया के की प्लेयर की बात करें तो देखो वहां पे मल्टी रीजनल चेन भी है, डॉक्टर लाल पथलैब, थायरोकेयर, एसआरएल, मेट्रोपोलिस जैसी। वहां पे साउथ इंडिया में साउथ बेस्ड डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी है, विजय, ल्यूसिड, टेनेट, मेडाल, आर्थी वगैरह वगैरह। दोस्तों की प्लेयर्स देखो तो देखो सबसे पुराना खिलाड़ी डॉक्टर लाल पथलैब और एसआरएल 1995, 1997, मेट्रोपोलिस उनसे भी पुराना 1981, राइट। ये जो कंपनियां हैं डॉक्टर लाल पथ, एसआरएल, मेट्रोपोलिस, थायरोकेयर, ये सब मल्टी रीजन आती है। तो इनके एक्सपांशन, इनके ग्रोथ के पैरामीटर बढ़ जाते हैं और रीजनल रिस्क नहीं रहता है। विजया साउथ रीजन, मेडल साउथ, सुरक्षा ईस्ट रीजन, ल्यूसिड, टेनेट, न्यूबर्ग साउथ रीजन, राइट। तो मेरे ख्याल से प्रायोरिटी डीएलपीएल जैसी कंपनी को देनी चाहिए। दोस्तों की फाइनेंशियल्स देखे, अगेन धंधा देखो, सबसे बड़ा खिलाड़ी डॉक्टर लाल पथलैब, फिर आता है एसआरएल 1000 करोड़ का टर्नओवर, मेट्रोपोलिस 900 करोड़ का टर्नओवर। ग्रोथ मेजॉरिटी ऑफ दिस कंपनीज आर ग्रोइंग। एसआरएल में इतना अच्छा ग्रोथ वैसे पिछले 3 साल में नहीं है। आप दूसरी कंपनियां देखो, यस दे आर एबल टू ग्रो, प्रॉफिटेबिलिटी एसआरएल की नहीं है, तो एसआरएल यहां पे मार खाता है। जबकि आप डॉक्टर लाल पथ हो गई, थायरोकेयर, मेट्रोपोलिस, दिस ऑल आर having good profits, right? So Dr. Lalpat is a leader among all of these companies, right?
तो दोस्तों नंबर 1 डॉक्टर लालपत का ही अभी भी लगता है, बराबर है। साउथ के प्लेयर में आपको निवेश करना है, यू आर इन साउथ इंडिया एंड यू आर लुकिंग फॉर सम साउथ इंडियन कंपनीज, आपके एरिया की कंपनी चाहिए, देन यस यू कैन गो विद विजय, दे आर डूइंग गुड, राइट। विजय डायग्नोस्टिक सेंटर जो है ये लार्जेस्ट साउथ इंडिया की चेन है, हमने पहले भी बात की। 81 डायग्नोस्टिक सेंटर इन 13 सिटीज एंड वी शुड एक्सपेक्ट कि ये और सिटी बढ़ेंगे आने वाले 5-10 सालों में। 1981 में लॉन्च किया डॉक्टर एस सुरेंद्रनाथ रेड्डी जी ने, सो दैट्स गुड। देखो कितनी छोटी एक इन्होंने प्रोपराइटर फर्म शुरुआत की थी, आज प्रोपराइटर फर्म से प्राइवेट लिमिटेड, और देखो अभी तो इनका आईपीओ आ गया, ताली हो जाए सर के लिए, वंडरफुल, राइट। हैदराबाद में सबसे पहला डायग्नोस्टिक सेंटर आया था। क्वालिटी, लो डेप्थ कंपनी, लो डेप्थ मॉडल, कम डेप्थ से भी ये कितना बढ़िया ग्रोथ कर सके, कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर पाए, थम्स अप फॉर ऑल दिस थिंग। ग्रोथ 12 to 13%, अगेन थम्स अप, बढ़िया ग्रोथ कर रहे हो आप। दिस टाइप ऑफ कंपनीज कैन ग्रो बिग। These are the milestones, their growth story in 2005 from proprietary to see in 2016, 2016 में जो हमने कराकोरम और केदार का जो नाम लिया, ये लोगों ने भी पैसा लगाया। तो 2016 में इन लोगों ने 100 रुपए पे शेयर लिया, और 2022 में, फाइनेंशियल ईयर कह रहा हूँ 21-22, 2022 में देखो आईपीओ आया और 100 रुपए वाला शेयर हम 500 में ले रहे। तो 5 साल में कंपनी ने ग्रोथ भी तो किया है बढ़िया, राइट। तो हम लोग ज्यादातर क्या लोग बोलते हैं ये खुलेगा किधर, राइट, उनको चिंता रहती है कि पहले दिन ही कमाना है, फंसूंगा तो नहीं। देखो ये लोग फंसे क्या, कराकोरम केदारा फंसे, राइट। इन्होंने लॉन्ग सोचा, 5-6 कितने 6-7 साल हो गए कि नहीं, ये लोगों ने पैसा लगाया और पेशेंस रखा। यही पेशेंस दोस्तों हमें चाहिए। दिस इज अ ग्रोइंग कंपनी, आज पैसा लगाएंगे खुलेगा किधर, जाने दो, कोई काम की चीज नहीं है, ये सब ट्रेडिंग हुआ। इफ यू आर वांट टू क्रिएट वेल्थ वी नीड टू स्टे फॉर सम टाइम, करीबन 10 साल चाहिए अगर जबरदस्त पैसा कमाना है तो। देखो डॉक्टर लालपत में हमने जब लगाया आईपीओ का टाइम था, अभी आज कितना बढ़िया कंपनी ग्रोथ किया, पर क्या बेच दे, क्या क्यों बेचे यार, जितना अभी भी कंपनी प्रॉफिट कर रही है, प्रॉफिट हमें और बढ़े ऐसा लगता है, राइट। तो पैसा तो और बढ़ने वाला है। दिस इज द वे वी कैन इंटरप्रेट योर कंपनी। अब दोस्तों स्टार रेटिंग की बात, चलो कितना स्टार दे, हाँ देखो 0 स्टार मिलेगा सेल्स के लिए, बराबर की नहीं, क्योंकि बड़ा खिलाड़ी नहीं है। आप आधा स्टार दे सकते हो, चलो यार साउथ इंडिया रीजन का तो बड़ा खिलाड़ी, ले लो बस आधा स्टार, लेकिन क्वालिटी में इनको जरूर स्टार मिलेंगे। 4 स्टार क्वालिटी के लिए, सोलवेंसी और लिक्विडिटी दोनों के लिए, राइट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बोथ वे दे आर गोइंग गुड। कंसिस्टेंसी के लिए, ग्रोथ के लिए, इन सब के लिए 4 स्टार। सो यस अ गुड कंपनी, वी कैन गो विद द आईपीओ। अगर ये कंपनी में हम इन्वेस्ट करके इसको भूल भी जाते, पैसा यहाँ पे अच्छा बनेगा, मैं निवेश करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी लालपत में लगा हुआ है। उससे अच्छी होती तो जरूर देखते, पर उससे अच्छा तो नहीं है, राइट। पर जिन्होंने वो अपॉर्चुनिटी मिस किया, इफ यू आर लुकिंग फॉर सम न्यू अपॉर्चुनिटी, यहाँ पैसा बन सकता है, राइट फ्रेंड्स। सो दिस वॉज फॉर योर विजय डायग्नोस्टिक कंपनी। दोस्तों टॉप प्रायोरिटी तो डॉक्टर लालपत की ही बनती है, कंसिडरिंग मार्केट शेयर। बट इफ यू आर हैविंग मेट्रोपोलिस, नो नीड टू वरी। इफ यू आर हैविंग विजय, नो नीड टू वरी। रिस्क एक ही है रीजनल का, राइट। मेट्रो फिर भी चलो फैली हुई है, पर विजय डायग्नोस्टिक तो टोटली रीजनल है, तो एक वो रिस्क को ध्यान में रख के आगे बढ़ने का। बट यस यू कैन गो विद दिस आईपीओ, पैसा लगाना चाहिए, राइट। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। मैं पीयूष पटेल, आप सबका आईपीओ जो रिव्यू किया, मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को इस प्रकार के एनालिसिस सीखने हैं, देखो पहला तो 26 तारीख को, ये हैदराबाद की कंपनी है, हैदराबाद के इन्वेस्टर के लिए, हैदराबाद, गोवा, पुणे, अलोंग विद दिस देयर आर फ्यू मोर सिटीज ऑल्सो, उन शहर के इन्वेस्टर्स के लिए 26 सितंबर को हमने एक 5 स्टेप टुवर्ड वेल्थ का प्रोग्राम रखा, यू कैन अटेंड इट। एंड इफ यू वांट टू लर्न द रियल एनालिसिस,
तो अक्टूबर महीने में एक नए वर्कशॉप बैच की शुरुआत होगी, सितंबर में नहीं होगी, बिकॉज वी आर ऑलरेडी हैविंग राइट नाउ 2 बैचेस, नो न्यू बैचेस। ये 2 बैच को पक्का एक बार हम लोग ट्रेन करेंगे। तो हर महीना नहीं, अक्टूबर में एंड में एक नया बैच शुरू होगा। इफ यू वांट टू टेक पार्ट, यू कैन टेक पार्ट। आपने अगर ये जो हमारा डिस्कशन हुआ अच्छा लगा हो, लाइक बटन दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इफ यू थिंक इस प्रकार के अपडेट आप लोगों को दोस्तों चाहिए, कमेंट मुझे चाहिए वेयर यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद दोस्तों।